आज से तकरीबन 8 महीने पहले मैंने एक इम्पॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया था, जिसका सीधा सीधा ताल्लुक वैसे तो पूरे के पूरे साउथ एशिया के रीजन से, लेकिन ख़ास तौर पर बांग्लादेश के साथ है। मैंने कहा था कि अगर हालात ना संभाले गए बांग्लादेश के अंदर अगले इलेक्शन से पहले पहले, तो इंतहाई दर्जे की डिस्टेबलाइजेशन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस बांग्लादेश के अंदर पैदा हो सकते हैं। अप्रैल में मैंने इसी साल कहा था कि बांग्लादेश टू फेस पॉलिटिकल केओस इन 2023 इलेक्शंस जस्ट लाइक पाकिस्तान, अमेरिका विल स्ट्राइक हार्ड। अच्छा, अब ये बाय द वे 2023 की जगह 2024 में होंगे इलेक्शंस, अभी अनाउंस हुए हैं। मेरे ख्याल से कल शेख हसीना ने रैली में अनाउंस किया है कि जनवरी 2024 में इलेक्शंस होंगे। अच्छा, पाकिस्तान का मिसाल मैंने इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन के लिए इसीलिए दिया, जब ये मैंने बात की थी ना अप्रैल में, उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 20 अरब डॉलर से ज़्यादा थे। आज 6.5 अरब डॉलर से भी, यानी तकरीबन 6.5 अरब डॉलर के आसपास हैं। 20 से 6.5 पे पहुंच गए, डिक्लाइन हो गए बहुत ज़्यादा। आई न्यू इन अप्रैल दैट दिस इज़ कमिंग, क्योंकि जो सेटअप पाकिस्तान के अंदर लाया गया था, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव यानी जो नज़र आ रहा था, वो मुल्क चलाना नहीं, बल्कि नैब और दीगर अकाउंटेबिलिटी के प्लेटफॉर्म्स के लॉज को अल्टर करके अपने आप को एनआरओ देना था। और जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो इकोनॉमीज फिर डाउन हो रही होती है, स्पेशली जब यू हैव द पावरफुल अपोजिशन लीडर लाइक इमरान खान। तो बांग्लादेश के अंदर भी मुझे यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान जैसी हालात वहाँ पर हो सकते हैं। आज कुछ देर पहले इंडिया का बड़ा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, इस हवाले से वहाँ पर एक बहुत अहम और इंटरेस्टिंग ओपिनियन लगा है। उन्होंने आज रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश ऑन रेजर्स एज, जरा वर्ड देखेंगे, बांग्लादेश ऑन रेजर्स एज, व्हाई इंडिया मस्ट वेक अप टू दी लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी टू इट्स ईज। इसमें वो कह रहे हैं कि 2009 के बाद पहली बार शेख हसीना बैकफुट पे है। ये इंडियन एनालिस्ट का ख्याल है कि पहली बार उनको शेख हसीना बैकफुट पे नजर आ रही है, और वो कह रहे हैं कि श्रीलंका की तरह की डिस्टेबलाइजेशन बांग्लादेश के अंदर होने की पूरी संभावनाएं इस बार मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2009 शेख हसीना इज ऑन द बैकफुट एंड अ श्रीलंका लेवल मैक्रो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन इज अ पॉसिबिलिटी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि रीजनल पावर्स, खास तौर पर इंडिया को इंटरवेन करना चाहिए। यहाँ पे शदीद तरीन टेंशन्स की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इंडिया को इंटरवेन यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ, बल्कि मैं पिछले 8 महीने से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शंस पिछले 2 इलेक्शंस की तरह नहीं होंगे। इनमें ज़्यादा वायलेंस, ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन, पहले से ज़्यादा प्रेशर, पहले से ज़्यादा मार कुटाई मतलब सामने नज़र आ रही होती हुई। लेकिन क्या इस चीज़ को जवाब बना के, इस चीज़ को एक मोटिव बना के इंडिया को या किसी भी मुल्क को बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में इंटरवेन करने का कोई हक है? मेरा ख्याल है कि नहीं है, किसी को भी नहीं है, इंडिया को तो ख़ास तौर पर नहीं है। क्योंकि अब तक जो गंद मचा है ना वहाँ बांग्लादेश के सियासी सेटअप में, इसमें बहुत ज़्यादा रोल इंडिया का अपना है। इंडिया कंट्रोवर्शियल है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। देखें, ग्राउंड रियलिटी को समझें ज़रा। अवामी लीग के जो भी मुखालिफिन हैं वो इंडिया और अवामी लीग को एक ही पार्टी समझ रहे होते हैं, एंड दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। जबकि मसला हल वो ग्रुप या मुल्क कर सकता है जो कि न्यूट्रल हो, जिसपे बाकी के प्लेयर्स का भी एतमाद हो। जो कंट्रोवर्शियल प्लेयर होते हैं वो मसाइल बढ़ाते हैं, हल नहीं करते। इंडिया के ऊपर बांग्लादेश की आधे से ज़्यादा सियासी जमातों को ट्रस्ट है ही नहीं। मोदी साहब जब बांग्लादेश आते हैं तो आप देखें कि वहाँ पर पूरा का पूरा बांग्लादेश बंद हो जाता है प्रोटेस्ट में। हमने देखा ना क्या हुआ रिसेंटली, अभी जब लास्ट मोदी साहब का दौरा हुआ था तो क्या हुआ था वहाँ पर, सारा का सारा बांग्लादेश बंद और इतने मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे। तो मॉरल अथॉरिटी और पब्लिक सपोर्ट इंडिया के पास नहीं है इंटरवेन करने के लिए। मतलब जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने ओपिनियन में लिखा है ना कि इंटरवेन करना चाहिए, इंडिया नहीं कर सकता, इंडिया इस पोजीशन में नहीं है। आइडियली किसी बाहर के मुल्क को इंटरवेन नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला यह है कि अवामी लीग हैज़ मेड इट्स स्टांस वेरी क्लियर कि इलेक्शन तो भैया ऐसे ही होगा जैसे हम चाहते हैं, किसी ने हिस्सा लेना है लें, नहीं लेना ना लें, ये उन्होंने मतलब दे हैव मेड इट क्लियर। यहाँ पे फिर मसला पैदा हो रहा है। अभी से ही देखें मार धाड़ और क्रैकडाउन शुरू हो चुके हैं रैलियों के ऊपर। फरीदपुर और खुलना जो रीजन्स हैं बांग्लादेश के, मुझे ये एक इल्म है इस चीज़ का कि अवामी लीग के वो गढ़ माने जाते हैं दोनों रीजन्स। अब देखें वहाँ पर भी आपको बड़ी रैलियाँ नज़र आई हैं अवामी लीग विरोधियों की। बीएनपी और उनके इत्तेहादी कुछ महीने पहले तक भी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं समझे जाते थे, कुछ इरेलेवेंट किस्म की पार्टी बना के रख दिया था उनको। लेकिन यू सी स्लोली दे आर गेटिंग द मोमेंटम जस्ट अहेड ऑफ इलेक्शंस। ये लोगों का गुस्सा है। बहुत सा तबका ऐसा है मुल्क के अंदर जो कि अवामी लीग की पॉलिसी से खुश नहीं है, ये भी फैक्ट है। तो ये उनका असल में एक सपोर्ट है जो कि बीएनपी को स्लोली ऊपर कर रहा है।
लेकिन ये जो सिस्टम इस वक्त वहाँ पर मौजूद है ना बांग्लादेश में, आज जो सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर अवामी लीग को डिफीट करना तकरीबन नामुमकिन है, बिकॉज अवामी लीग हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन दिस इंटायर सिस्टम। इसीलिए इलेक्शन से पहले मैं समझता हूँ कि BNP विल ट्राई टू ब्रेक दिस सिस्टम फर्स्ट एंड ब्रिंग द न्यूट्रल केयरटेकर्स टू कंडक्ट द इलेक्शंस। इस सेटअप के अंदर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मुझे लगता है। अगर लड़े भी तो हार जाएंगे अगर लड़े भी तो। सारा का सारा गेम इसी नुक्ते पे, इसी पॉइंट पे नेगोशिएशंस होंगे, टॉक्स होंगे अगर इनके दरमियान कभी 2-4 महीनों बाद भी, तो इसी पे होंगे। सिर्फ सारा का सारा मुद्दा ही यही है असल में। अगर इनको मिला ना इस तरह का सिस्टम तो ठीक है, नहीं मिला तो एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी दोबारा इनकी, फिर वो डिस्टेबलाइज करेगा पूरे मुल्क को और ये सारा कुछ होगा। अब इसके बाद मौजूदा सेटअप में अगर ये सारी जमातों बैकआउट कर देती हैं तो उसके बाद जो भी इलेक्शन होंगे, मुझे नहीं पता कि जापान और वेस्ट वाले और UK वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ओपनली कहा हुआ है कि दे वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जापान ने, US ने, UK ने, यानी पूरा का पूरा वेस्ट आप यूँ समझ लें कि उन्होंने डिमांड की हुई है कि वी नीड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन बांग्लादेश। पिछले इलेक्शंस में जब अवामी लीग ने विक्ट्री अनाउंस की थी तो CNN ने बांग्लादेश की आबादी के अंदर मौजूद नौजवानों के लिए, ये जो जनरेशन Y, जनरेशन Z, इनके लिए मैं बात करता रहता हूँ ना कि मुख्तलिफ जनरेशन्स की मुख्तलिफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। ये मैं 2-3 बार यहाँ पर बात कर चुका हूँ कि डिफरेंट जनरेशन्स की डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं। तो इस जनरेशनल शिफ्ट के लिए CNN वालों ने भी गुज़िश्ता इलेक्शंस के मौके पर लिखा था कि मोर ब्रॉडली एंड मोस्ट ओमिनियसली Bangladesh young people, a critical constituency in a country where people under 40 account for nearly 80% of the 166 million population, could start lose faith in democracy. No matter how you slice it, troubling and turbulent days are ahead for Bangladesh, और वो आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप देखें, उस वक्त उन्होंने बात लिखी थी और अब स्लोली वो जो एक तनाव, एक टेंशन है ना सोसाइटी के अंदर, वो बढ़ती जा रही है। पॉलिटिकल टेंशन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक स्मूथ सिस्टम नहीं है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन होती है ना पावर की, एक जगह से दूसरी जगह पावर इलेक्शन होता है जब, तो वो ट्रांजिशन उसको कहते हैं। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं है, सिस्टम नहीं है उसका बना हुआ। तो इसी की वजह से फिर आप देखें गुस्सा आपको बढ़ता हुआ नजर आता है सोसाइटी के अंदर। 2024 के इलेक्शंस के हवाले से भी हम घूम फिर कर दोबारा उसी पॉइंट पे आके खड़े हो गए। अमेरिका अभी से ही भाषण देना शुरू हो गया है इस बार। अभी कल राइटर्स ने कल ही रिपोर्ट किया है कि व्हाइट हाउस कॉल्स ऑन बांग्लादेश टू इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट्स ऑफ प्री इलेक्शन वायलेंस। अभी से ही वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करें ये क्या हो रहा है वहाँ पे। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, जापान, UK समेत वेस्ट के कई मुल्कों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मुतालबा किया हुआ है। ऐसे में अगर इलेक्शंस धांधली वाले, रेगिंग वाले होते हैं 2018 वालों की तरह, अगर इस तरह की खबरें आती हैं, तो क्या वेस्टर्न मुल्क उन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को मानेंगे या उस हुकूमत को भी वो ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे म्यांमार की मिलिट्री जनता को करते हैं? देखें, बांग्लादेश जो है ना, उसकी सिचुएशन डिफरेंट है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन ही यही मुल्क होता है। अगर यहाँ से रिकग्निशन नहीं मिलेगी अगली हुकूमत को, जिसके वो इशारे अभी से ही दे रहे हैं, मतलब ये मुख्तलिफ तरीकों से बार बार अगर वो इसी टॉपिक को छेड़ देते हैं कि ये क्या हो रहा है, अपोजिशन पे क्रैकडाउन क्यों हो रहा है, वी वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये असल में बता रहे हैं कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन रियल में चाहिए। लेकिन अगेन एज आई सेड कि इस मौजूदा सेटअप में अवामी लीग को हराना बहुत मुश्किल है। उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, पावर के ऊपर बड़ी मजबूत ग्रिप है। अगर न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आता और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं आते तो ये दोबारा से जीत जाएंगे इलेक्शंस। लेकिन उसके बाद के जो हालात पैदा होंगे ना, वो इंतहाई तल्ख होंगे। और उससे पहले भी जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो क्रैकडाउन हो रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट, इसमें शिद्दत आएगी आने वाले दिनों में, इसमें इंटेंसिटी इनकी बढ़ती जाएगी।